हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा होगा और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बहुत सीरियस हैं, काफ़ी पढ़ने वाले लोग हैं। अच्छा लगता है कमेंट्स आप लोग का पढ़ के। तो देखिए हम लोग आज जो करने वाले हैं समग्र शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मटेरियल इतना बेहतर लिखा हुआ है कि आपके पॉलिटी से और आपके इकोनॉमिक से संबंधित और सोशल अगर हम लोग देखें तो यहाँ से समग्र रूप से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी के टीचर में। इसलिए हम लोग कहते हैं जितना भी आप शिक्षा जगत की बात करिए या आप छोड़ दीजिए, आप जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उनके अध्यक्ष की बात ले लीजिए। तो अध्यक्ष साहब ने क्या कहा था, अतुल प्रसाद ने यही कहा था कि आपको अब किताबें पढ़नी होगी और किताबें वही पढ़िए जैसे बिहार सरकार की जो किताबें है ना, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं आप उसको पढ़िए, एससीईआरटी की किताबें हैं आप उसको पढ़िए। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अगर दिया जाए तो एससीईआरटी की किताबें हैं जो राज्य सरकार का अपना एक गाइडलाइन में होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन है, भाग 1 हम लोग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे छठा कक्षा की ये किताबें हैं और यहाँ से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और हम लोग 8th 9th सब कुछ करने वाले हैं, टोटल का टोटल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग इसका प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लें। बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सारे लोगों का डिमांड रहा है ना, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन तो चलाते ही हैं। दिन भर हमारा जो वर्क है, आप देखेंगे पटना के मुशल्लापुर हाट में, आप देखेंगे केला मंडी में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ दिन भर आदमी बिजी रहता है। क्लास में ऑफलाइन जो क्लासेस है वो चलता रहता है, तो दिन भर आदमी बिजी रहता है। ऑनलाइन के लिए जो भी रात को जो टाइम निकलता है ना, उसके लिए आदमी हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है आपके लिए, क्योंकि एक लगाव है, एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। तो ये लगाव होते जा रहा है और हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं आपके लिए जितना हो सके उतना मदद किया जाए, है ना, ताकि आपका रिजल्ट हो। मेरा यही चाहत है, मेरी यही मकसद है कि आपका रिजल्ट हो। तो हम लोगों ने ये तय किया कि ऑनलाइन जो है ना, बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 4.0 के लिए है। जो बीपीएससी टीचर की बात कर रहे हैं 4.0 के लिए, तो 4.0 में हम लोग देखेंगे एससीईआरटी की किताबें हो जाएगी और एनसीईआरटी की किताबें हो जाएगी। इसका क्लास हम लोग एकदम बेहतर तरीके से, एकदम फुल जो टॉपिक वाइज होता है वो सारा का सारा हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, और एकदम कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ। और मात्र ये जो क्लास है आप 1150 रुपये में खरीद सकते हैं। मात्र 1150 रुपये में आप खरीद सकते हैं। इसकी कुछ विशेषता है जो हम आपसे बात करेंगे। जैसे डेली क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, डेली 3 क्लास आपको मिल जाएगा और सारे सब्जेक्ट का 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक आपके सारे के सारे एनसीईआरटी है और सारे के सारे जो एससीईआरटी है, ये सारा दोनों जो आपके बुक्स हैं इसका अध्ययन आपको मिलेगा। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि टॉपिक जो वाइज हो जाएगा, है ना, टॉपिक वाइज अगर बात करें हम लोग तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेगा, है ना। टॉपिक वाइज जो है टेस्ट मिलेगा और आपकी बीपीएससी में जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा करवाया जाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता होगी सिलेबस को टेकल करवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को कवर नहीं करते हैं तब तक आप बीपीएससी को कंप्लीट नहीं करेंगे, या बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होता है उसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आयोग सबसे पहले यही बात कहता है कि आप कम से कम एक बार सिलेबस को ज़रूर पढ़िए और हम लोग टोटल किसी भी हालत में हम लोग सिलेबस को पूरा करवाएंगे और आपसे करवाएंगे, टोटल सिलेबस को पूरा करवाएंगे। और आपकी हर डाउट के लिए अलग से प्रबंध रखा जाएगा। कोई भी डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और ये नंबर है आपका 84065199 हो जाता है। आप इस पे संपर्क साध सकते हैं इसमें एडमिशन के लिए, है ना। और कुछ चीज़ें और भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग बात करें जो बीपीएससी का एग्ज़ाम लेता है तो कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं और फैक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट पे जब हम लोग स्टडी आपको करवाएंगे जिस तरह ऑफलाइन में हम लोग कराते हैं, तो फैक्ट और एनालिसिस उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के पढ़िए। रिजल्ट के लिए सेल्फ स्टडी और एक गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। आपको पीडीएफ, सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आपके पास जो क्वेश्चन का जो जैसे टॉपिक वाइज जो आपको टेस्ट होगा वो सारा का सारा उपलब्ध होगा। आपका डिस्कशन भी उपलब्ध हो जाएगा और साथ ही साथ फुल जो प्रश्न है, फुल जो आपको क्वेश्चन होगा जो बीपीएससी टीचर में पूछा जाता है वो फुल क्वेश्चन भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपका डिस्कशन भी यहाँ पे मिलता है। बस एक सहयोग के तौर पे, ताकि इस फैकल्टी और ये जो सारे साधन जो लगे हुए हैं इनके रेंट वगैरह ये सब निकले, बस यही चाहत है, बाकी कुछ नहीं है ना। इतना में ऐसा नहीं है कि बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया हमें, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि हमको क्लास चाहिए। तो हम लोग ऑफलाइन के टीचर थे, अब ऑनलाइन में हम लोगों ने काफ़ी, आप लोगों ने काफ़ी मतलब तरजीह दिया, अच्छा लगा। और चीज़ें भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो तरीका होगा हमारा, सबसे जो एक तकनीकी जो बात होती है, एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एकदम गधों की तरह पढ़ते जाइए, ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में जब तक आप नए तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब आप अपने स्टाइल में, स्टडी स्टाइल में जब आप स्मार्ट नहीं बनेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं होगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए कुछ टेक्निक होता है, उस सारा टेक्निक भी बताया जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 70 बीपीएससी के लिए, तो 70 बीपीएससी के लिए जो भी टॉपिक वाइज हो जाता है आपके लिए, जितना भी टॉपिक वाइज होगा वो सारा का सारा मटेरियल जो है आपके पास पहुंचेगा। सब पीडीएफ के द्वारा ही अवेलेबल कराया जाएगा। और जितना भी आपको लगता है डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आप ही के लिए हैं, है ना। तो ये सारा का सारा सुविधा हम लोगों ने ये किया है और तैयारी का जो रणनीति है वो सारा का सारा हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। और डेली क्लास हो जाएगा और बहुत वर्क होता है। अगर आपने एससीईआरटी और एनसीईआरटी का एक बार अगर आपने क्लास कर लिया, अध्ययन कर लिया, उम्मीद हम करेंगे कि एग्ज़ाम में हर सवाल आपकी आंखों से गुजरा होगा। हर सवाल के बारे में आप जानते होंगे। जितना भी कन्फ्यूज़न होगा, कोशिश होगा कन्फ्यूज़न को भी दूर करने का। इसलिए हम लोग टेस्ट वाइज पे भी फोकस करेंगे और फुल टेस्ट पे भी सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। हालांकि सबसे पहले स्टडी होने के बाद ही, जब तक आप स्टडी नहीं कर पाते, आप सोचते हैं कि हम ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे, सिर्फ सेट बना के हम कंप्लीट करेंगे, तो बीपीएससी नहीं कर सकते। भले कोई और कंपटीशन आप कर सकते हैं ग्रुप के माध्यम से, और डेली वाइज सेट बिना सिलेबस को पढ़े हुए आप चाहें कंप्लीट करने को तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सीखने के लिए। हमारा टीम जो है, हमारे लोगों के माध्यम से सारा सब्जेक्ट जो है, सारा जो चीज़ें हैं, आपको हम यहाँ से 6 क्लास से लेकर के, हालांकि एससीईआरटी में अगर देखें तो हम 4th क्लास से आपको देने वाले हैं, 4th क्लास से, ताकि आपको बेसिक की भी जानकारी हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो बहुत सारे जो महिलाएं हैं जो घर में ही रह करके वो स्टडी करना चाहती हैं, उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। बेसिक को हम लोग कोशिश करेंगे समझाने का, बताने का, क्योंकि बेसिक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक को शुरुआत करेंगे, है ना। तो टॉपिक में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जब भी एससीईआरटी से मैटर निकाले, जो फैक्ट रहा, जो इम्पोर्टेंट रहा, वो चीज़ें हम लोगों ने कहा। लेकिन अगर हम लोग एससीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स में आपकी जानकारी मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए कहता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, है ना। कब? तो यहाँ पे देखिए कहता है 26 नवंबर 1949 को, है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया जाता है ना। और यहाँ पे देखिएगा इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, है ना। अब आते हैं हम लोग अध्याय, हम लोग पहला पढ़ेंगे विविधता की समझ। विविधता की समझ जो है हम एक्स्ट्रा आपको कोशिश करेंगे देने का, जहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और हम लोग जब क्लास
में अगर हम लोग पढ़ते हैं SCERT और NCERT में, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक बार क्लास कर लें तो आपका UPSC तक की जो समझ है वो बन जाती है। आपका BPSC ईजिली तरीके से जो NCERT और SCERT का जो डिमांड करता है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत आसानी से उसे फाइट कर पाएंगे। तो देखिए कहता है यहाँ पे राज्य और पर्व कहता है ना। तो देखिए पूछा जाता है, BPSC में पूछा गया कि छठ पूजा है ना, ऑप्शन में दिया हुआ छठ पूजा कहाँ की प्रसिद्ध पर्व है ना। तो ये आपका बिहार हो जाता है, बिहार हो जाएगा। जैसे पूरे भारत में दुर्गा पूजा के लिए देखेंगे तो दुर्गा पूजा के लिए फेमस कहाँ है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा है ना। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाई जाती है। और हालांकि गणेश उत्सव की अगर बात करें तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने सबसे ज़्यादा जोर दिया। और यह उठ करके अगर हम लोग भारत की बात करें तो महाराष्ट्र का ये जो गणेश उत्सव जो है पूरे भारत में अब मनाया जाता है ना। और केरल में देखेंगे तो ओणम पर्व मनाई जाती है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक और भी इम्पॉर्टेंट है वो हो जाता है झारखंड, और झारखंड में सरहुल मनाई जाती है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है आपके BPSC में। यहाँ से सवाल जो है BPSC बहुत बार पूछा हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को आपको बताएं, क्योंकि 3.0 के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। देखिए यहाँ कहता है पूरे भारत में 1652 भाषा बोली जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक आकलन है। अगर हम लोग 2011 की जनगणना पे अगर ध्यान दें तो लगभग अगर हम लोग बात करें तो 19,500 भाषा जो है यहाँ पे बोलने को देखा गया है भारत में। 19,500 से कहीं ज़्यादा भाषा है ना। और देखिए भाषा की अगर बात करें हम लोग तो भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है ना। हिंदी भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और हिंदी भाषा बोले जाने के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो बांग्ला का हो जाएगा। बांग्ला जो भाषा है ये बोला जाता है। और बांग्ला के बाद जो है ना मराठी भाषा जो है ये बोला जाता है ना। कौन सा? मराठी। पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो हिंदी हो जाएगा। और हिंदी के बाद बांग्ला हो जाएगा, दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान की बात करें तो यह मराठी हो जाता है ना। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पहले अगर देखेंगे तो 2011 के मतलब 2000 आप 17-18 ले लीजिए, उसके पहले चीनी भाषा जो थी नंबर 1 पे थी, मंदारिन भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे तो नंबर 1 पे अंग्रेजी भाषा हो जाता है ना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो अंग्रेजी हो जाता है। इसके पूर्व में मंदारिन था, चीनी था। दूसरा स्थान की हम लोग बात करें तो दूसरा स्थान जो है वो चीनी हो जाता है ना। चीनी भाषा होता है जिसको हम लोग मंदारिन भी कहते हैं है ना। और तीसरा जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो आपका हिंदी हो जाता है, हिंदी भाषा। चौथा की भी बात कर लीजिए, अगर चौथा की बात करें तो चौथा में स्पेनिश हो जाता है, स्पेन की भाषा हो जाती है ना। पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो अंग्रेजी हो जाएगा। हमारा जो हिंदी है उसका स्थान तीसरा है ना। यानी कि दूसरा चीनी हो जाएगा, मंदारिन हो जाता है, और तीसरा जो भाषा है हिंदी है, और चौथा स्पेनिश हो जाएगा। भारत में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपके बिहार में पूछे जाए है ना, बिहार में, तो मैथिली हो जाएगा है ना, मैथिली। और मैथिली को इतना तो याद रखिए, मैथिली को है ना आप देखिएगा इस सूची में है ना, भाषाओं की अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और भी हम लोग देख लें क्या, तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग बात करें, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना है, 22 भाषा है। अगर हम लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में, देखिए SCERT किताबें में है, ये सारा चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम लोग भारतीय संविधान के मूल की बात करें है ना, तो मूल संविधान में अगर हम लोग बात करें तो पता है 8 जो है ना, 8 भाषा थी प्रारंभ में। नहीं, इसकी जो अनुसूची
अगर हम लोग बात करें तो अनुसूची जो है ना 8 अनुसूची थी, और यहाँ पे हम लोग बात करें तो मात्र 14 ही भाषा था मूल में। ठीक है, कितना हो जाता है, मूल की बात है जो प्रारंभ में होता है, 8 अनुसूची था और 14 भाषा था। अभी अगर वर्तमान की बात करें हम लोग, वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो ये 12 अनुसूची हो जाता है ना, अनुसूची 12 हो जाएगा, है ना, और भाषा की संख्या 22 हो जाता है। देखिए यहाँ से 14 के बाद जो भाषा है ना, यहाँ से प्रश्न पूछता है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि एक बार हो सकता है ये पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 हो जाएगा, और भाषा की संख्या 14 हो जाता है। वर्तमान में भाषा की संख्या कितना है, 22 हो जाता है, और अभी अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा ये सवाल पूछा गया आपसे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कहता है, जैसे हम लोगों ने इसको ये किया कि बहुत सारे मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्य की राजधानी याद रख लीजिए एक बार। अब उसको कराएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप चाहें तो मैप पढ़ सकते हैं, हमने मैप भी पढ़ाया है, मैप एटलस भी आप चाहें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास, है ना। तो राज्य का जो नाम है और उसका भाषा, है ना, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो देखिए यही कहता है कि मूल रूप में 8वीं अनुसूची में कितना थी, है ना, 8वीं अनुसूची थी और 14 भाषा हो जाती है आपके लिए। देखिए कहा जाएगा, जो सवाल आपसे पूछा जाएगा ये हो जाता है ना, ये हो जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, आपसे पूछेगा 15वीं भाषा बताइए, तो 15वीं भाषा क्या हो जाएगा, सिंधी हो जाएगा। और सिंधी को कब जोड़ा गया, तो इतना याद रखिए कि 21वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया था, और यह हुआ जो संशोधन 1967 में होता है ना, 1967 में होता है, 1967 में हुआ 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, है ना, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है ना, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है। बाकी कुछ याद रखिए या नहीं याद रखिए, बट ये तीनों को जरूर याद रखिए, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, इसीलिए हम लोगों ने इसको जिक्र किया। ये तीन जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बहुत भी है। मूल में कितना है, 8 अनुसूचियाँ थी, भाषा 14 था, ये तो पूछेगा चाहे नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा, इम्पॉर्टेंट है ना। तो हम लोग दूसरा देखते हैं, 1992 में 71वां संविधान संशोधन हो गया। 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषा कौन है, तो कोंकणी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा और नेपाली हो जाता है, इसको जोड़ा गया। इतना याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 71वां संविधान संशोधन में कितने भाषा को जोड़ा गया, तो 3 भाषा हो जाएगा। कौन कौन भाषा हो जाएगा, तो तीनों भाषा को याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हो जाता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हो जाता है। इसको जोड़ा गया 1992 में, है ना। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 71वां संविधान संशोधन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से सवाल जो पूछे जाएंगे आपसे, कहता है कि 2003 में, यानी कि 92वां जो संविधान संशोधन हुआ 92, है ना, इसके तहत भाषा जो जोड़ी गई वो 4 भाषा थी। 4 भाषा अक्सर पूछा जाता है, कौन कौन सी भाषा है ना, कब हुआ संशोधन, कौन सा संशोधन था, याद रखिएगा। यह 92वां संविधान संशोधन होता है ना, और ये हुआ 2003 में, और इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, जैसे मैथिली, है ना, बिहार का जो भाषा है मैथिली, उसके बाद संथाली, डोगरी, है ना, और बोडो को शामिल किया इसमें, और सबको जब मिलाएंगे तो भाषा की संख्या 22 हो जाता है ना। 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, है ना, और इसके तहत 4 भाषा को जोड़ा गया। इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों जो हम लोगों ने बात किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा ही पूछेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे में अगर हम लोग यहाँ पे जैसे अनुसूची की बात हम लोगों ने किया, अगर हम लोग अनुसूची पे बात करें, है ना, तो पहला अनुसूची की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पहला में, तो देखिए पहला अनुसूची में देखिएगा यहाँ पे संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा मिलता है ना, राज्य क्षेत्र की चर्चा मिलता है। अगर दूसरा हम लोग देखें तो दूसरा जो अनुसूची है, दूसरा अनुसूची में देखिए वेतन का चर्चा मिला है ना, पहले ही वेतन का चर्चा मिला है। और तीसरा की अगर बात करें तो जितने भी अधिकारी हैं, मतलब जितने भी सर्वोच्च पद हैं, है ना, उनके शपथ का वर्णन मिलता है तीसरा अनुसूची में। ऐसे याद रखिएगा तभी हो जाएगा, शपथ का वर्णन हो जाता है। चौथा की बात करें, चौथा की तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन का चर्चा है ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अगर हम लोग पांचवा की बात करें तो देखिएगा एससी एसटी का विशेष उपबंध का प्रावधान इसमें किया गया है ना, किसका, पांचवा में एससी एसटी का विशेष प्रबंध का वर्णन किया गया है। और छठा की हम लोग बात करें तो एससी एसटी का जो विशेष राज्यों का जो उपबंध है उसका वर्णन है। जैसे में यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा असम हो जाएगा, है ना, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाता है, और मेघालय के बाद त्रिपुरा हो जाएगा, है ना, त्रिपुरा हो जाता है, और ये मिजोरम हो जाता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें, है ना, मिजोरम हो जाता है। सातवां जो आपका अनुसूची है जो पूछा जाता है आपसे, सातवां अनुसूची समवर्ती सूची होता है। इसमें 3 सूचियां होती है ना, एक संघ सूची हो जाएगा, दूसरा राज्य सूची हो जाता है, और तीसरा समवर्ती सूची हो जाता है। ठीक है, यानी कि 7 नंबर क्या है, सूची से संबंधित है ना। और 8 जो है, 8वीं अनुसूची जिसका हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसी 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है ना, और वर्तमान में भाषा की संख्या 22 हो जाता है। ठीक है, और मूल अगर संविधान की बात करें तो उसमें 14 भाषा थी। हम लोग इसी का चर्चा कर रहे थे, है ना, इसी अनुसूची के 8वीं अनुसूची की हम लोग बात कर रहे थे। तो चलिए और भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है, एक प्रश्न ग्रांटेड है, एकदम पूछना ही पूछना है, और वहीं हम लोग ऑफलाइन एकदम डिटेल्स कराते हैं, पूरा बढ़िया से कराते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी देखें। 8 हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 9 कहते हैं भूमि अधिग्रहण से संबंधित है ना, भूमि अधिग्रहण। अब भूमि अधिग्रहण से देखेंगे तो बहुत सारी बात हो जाती है यहाँ पे, है ना, बहुत सारी बातें यहाँ पे देखा जा सकता है। 10वां की बात करें तो 10वां में देखिएगा दल बदल कानून का आपको चर्चा मिलेगा। और 11वां जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11वां, और 11वां में आपको पता ही होगा शायद पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध किया गया है ना। 11वां में क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध है। और 12वां की बात करें तो 12वां में क्या है, नगर पालिका का वर्णन किया गया है ना, नगर पालिका का वर्णन किया गया है। और ये देखिए नगर पालिका की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, कब, 1992 में होता है ना। और जब पंचायती राज व्यवस्था की बात किया गया तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत ये पंचायती राज का व्यवस्था का उपबंध इसमें किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने 12 अनुसूची भी देखा, है ना, इंपॉर्टेंट जो भी था हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे आते हैं इस दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी के बारे में भी लिखा हुआ है। पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें तो भारत के लोग तो इतना पढ़े लिखे नहीं थे। अगर हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो कहा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के पैर के धूल के बराबर भी कोई राष्ट्रीय नेता नहीं था। इनके पढ़ाई लिखाई को लेकर के, इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आज भी वर्तमान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तवज्जो अगर देने की बात करें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा देता है। इसलिए आप देखिएगा अमेरिका और लंदन की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर BR अम्बेडकर की किताबें पढ़ाई जाती है ना। अगर हम लोग बात करें, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, है ना। अगर हम लोग देखें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 1891 को हुआ था, है ना, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ 1956 में हो जाता है ना। और ये अनुसूचित जाति के महार जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा और भी कुछ जान लेते हैं। बहुत सारा सवाल पूछा जाता है आपसे। देखिए इनको प्रारूप समिति का,
है ना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को, ठीक है। और ये भी कहा जाता है भारतीय संविधान के आधुनिक मनु भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के रचयिता भी कहा जाता है, और भारतीय संविधान के पिता और माता दोनों भी कहा जाता है ना। ये पहला पर्सनालिटी हमारे भारत में जिनको इतनी सारी उपनाम से हम लोग संबोधित करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। कुछ ऐसे जैसे इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें हैं, आप देखिएगा सवाल बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है, बहुत बार सवाल पूछा है, आपसे पूछा जा सकता है ना, कि मूक नायक जो पत्रिका जो अखबार है ना, यह किनका निकाला गया है। तो मूक नायक जो है पत्रिका डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने निकाला करते थे, और यह 1920 की बात है। 1920 में यह पत्रिका आता था भारत में। उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, है ना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो बीपीएससी का सवाल जो है आपको मिलेगा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा है, बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा है ना, इसका जो एक केंद्रीय संगठन था, इसका गठन किसने किया था, है ना। तो ये गठन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा किया गया था। देखिए ओबीसी समाज के लोगों के लिए और एससी/एसटी समाज को जागरूक करने के लिए यह जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसका स्थापना किया गया था यहाँ पर, है ना। एससी/एसटी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए, और ख़ास करके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बात करें तो उनका जो योगदान है वो आज़ाद भारत में कानून मंत्री थे, और भारत के एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने भारत की महिलाओं के हक और अधिकार के लिए उन्होंने कानून मंत्री से अपना त्याग पत्र दे दिया। अंबेडकर के बारे में ये भी कहा जाता है, आपने किताबें अगर पढ़ा होगा तो बहुत सारा चीज़ें आपको सारी चीज़ें मिलेगा, आपके बुक में सारी चीज़ें हैं पूरा डिटेल्स में। पर्सनालिटी भी हम लोग आपको कराएंगे, अलग अलग पर्सनालिटी रहेगा, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे 1 घंटे का, ताकि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटे, है ना। तो बीपीएससी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो भारत में अगर जो महिलाएं जो पढ़ने लिखने की जो अधिकारी बनी, वो डॉक्टर अंबेडकर का ही देन है। अगर डॉक्टर अंबेडकर शायद नहीं होते, अगर इन्होंने वो काम नहीं किया होता, तो महिलाओं को सिर्फ संभोग की वस्तु और बच्चा पैदा करने का मशीन ही बना के रख दिया जाता हमारे भारत में। अगर आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे, हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे तो उस समय हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिला था ये मौका, और हम लोगों ने देखा कि भारत में ऐसा पर्सनालिटी न हुआ है न कभी होगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी सारा चीज़ें हम लोग कर लें यहाँ पे, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आपको 9 दिसंबर, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को होता है। और इसका जो गठन है ना, ये संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला सवाल है। अच्छा, उससे पहले एक और भी बात हम लोग करें, यहाँ पे देखते हैं, आप ही का डिमांड था, आप ही सब लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेज और कॉल भी आया हुआ था, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 4.0 के लिए सामान्य अध्ययन से जो 40 जो सवाल पूछे जाते हैं, है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसे आप आराम से मत लिया करें, क्योंकि इसका लेवल बहुत बेहतर होता है ना। और एग्ज़ाम याद रखिए कि एग्ज़ाम कौन लेता है, एग्ज़ाम आपका बीपीएससी है वो कंडक्ट करा रहा है ना। सामान्य अध्ययन में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और सारे सब्जेक्ट की गहराई से, ऐसा नहीं कि एकदम नॉर्मली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एकदम गहराई से आपको स्टडी करवाया जाएगा, आपको सब पढ़ाया जाएगा, और सब अलग अलग क्लास में होगा, बिल्कुल यही स्टाइल होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम लोग आपसे टेस्ट लेंगे, है ना। और टेस्ट का प्रोवाइड जो है हम लोग पीडीएफ के तौर पे आपको टेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे। उसके बाद हम लोग स्कोर बताएंगे, और स्कोर में अगर बेहतर स्कोर नहीं आ रहा है तो कहाँ कमी रह गई, उसके बाद हम आपसे बात करने के बाद, है ना, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का।
डाउट जो भी क्लास होता है, डाउट अगर जो भी प्रश्न आपको लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, हमको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, चाहे वो कॉन्सेप्ट लेवल का हो या कोई फैक्ट लेवल का हो, है ना, तो उस चीज़ पे हम लोग गहराई से मंथन करेंगे और आपसे बात भी करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट पे कैसे ध्यान देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को क्या पढ़ना चाहिए, है ना, वो सारा चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग आपसे कभी कभी डिस्कशन भी करेंगे, कभी कभी हमारे आपके बीच में वार्तालाप भी होगा, ताकि हमें इस बात का मूल्यांकन होगा कि आप अगर हमसे जुड़े हैं तो हमसे कितना फ़ायदा आप ले रहे हैं, है ना। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य होगा आपका रिजल्ट दिलाना। हम लोग आपको ज्ञानी और वैज्ञानिक और बहुत बड़ा विद्वान नहीं बना सकते, बस एग्ज़ाम को फाइट करवा सकते हैं, आपके स्कोर का जो लेवल है उसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इतना हम लोग कर सकते हैं। और हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के लिए ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने ज़्यादा फ़ी नहीं रखा, मात्र 550 रुपये है ना, मात्र 550 रुपये है 4.0 के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पूरे सिलेबस को टारगेट करेंगे, पूरे सिलेबस को आपसे पढ़वाएंगे और हम लोग पढ़ाएंगे। तो सिलेबस को ख़त्म करना हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी और इस पे हमारी टीम के द्वारा ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि मायने तब रखता है, सामान्य अध्ययन इतना इजी नहीं है। सामान्य अध्ययन को जैसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको गहराई में चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा, है ना। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट और फैक्ट सारा चीज़ें आपको मिलेगा यहाँ पे, मटेरियल PDF सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे और भी सब चीज़ें हम लोग देखें। तो देखिए अगला पॉइंट कहता है कि जुलाई 1946 में, है ना, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। और यहाँ पे देखिए कहता है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम, और ये सवाल पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया? तो याद रखिए स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में क्या किया, इसको प्रस्तुत किया था, है ना। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में क्या किया, प्रस्तुत किया। वैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए भारत हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखिएगा अगर कुल रियासतों की बात करें तो कुल रियासत लगभग 562 था, है ना, 562 था, छोटे मोटे बड़े ऐसे बहुत सारे थे। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो 3 रियासतों की जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, वो 3 रियासत ही था जो भारत में सबसे बड़ा रियासत था। जैसे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, जैसे में हम लोग देखेंगे मैसूर हो जाएगा, है ना, मैसूर हो जाएगा, रियासत है। उसके बाद देखेंगे हैदराबाद, है ना, हैदराबाद रियासत हो जाएगा। और तीसरा जो रियासत हो जाएगा वो कश्मीर हो जाता है ना, कश्मीर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि ये सारे जो रियासत है, इन सारी रियासतों में सबसे बड़ा रियासत कौन था, ये भी सवाल पूछा जा सकता है और पूछा गया है। सबसे बड़ा रियासत की बात करें तो सबसे बड़ा रियासत ये हो जाता है आपका कौन सा, हैदराबाद हो जाता है सबसे बड़ा रियासत। तो सवाल ये भी बनता है कि सबसे छोटा रियासत कौन हो जाता है? तो सबसे छोटा जो रियासत है मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है बिलबारी रियासत, है ना, क्या नाम है, बिलबारी रियासत होता है ना, बिलबारी रियासत हो जाएगा, ठीक है। और यही जब देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री बने तब इन्होंने, है ना, ये तीनों जो रियासतें थी उन तीनों रियासतों को भारत में मिलाया था, है ना। तो ये सब चीज़ें था। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया, है ना। तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आपको पता होगा कि उस समय सच्चिदानंद सिन्हा मतलब सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे और इन्हीं को बनाया गया। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा की अगर योगदान देखा जाए तो बिहार के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान है इनका।
सबसे ज़्यादा योगदान सच्चिदानंद सिन्हा का ही है। उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष जो बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए, इस 6 क्लास का जो हम लोग बुक्स कर रहे थे उसमें अध्याय 2 हो जाता है। अध्याय 2 की अगर बात करें तो ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप हो जाते हैं, जिसका चर्चा मिलता है। जैसे लघु किसान की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो लघु किसान की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में, यानी कि 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास ज़मीन है उसको हम लोग लघु किसान कहते हैं। और सीमांत किसान उनको बोलते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो, है ना, उसको हम लोग सीमांत किसान बोलते हैं, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है ना। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें कहता है कि कृषक कहता है कि कृषक मजदूर किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, कृषक मजदूर जो है अपनी ज़मीन नहीं दूसरे के खेत में काम करने वालों को क्या बोलते हैं, कृषक बोलते हैं। हालांकि अगर भारत में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आबादी इन्हीं लोगों की है। किसानों की संख्या तो है, मतलब उसको वर्ग में बांटा गया है ना। जो ज़मींदार हैं, है ना, जैसे मानते हैं कि भारत में तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर हो जाता है, कृषि हो जाता है। लेकिन कृषि की स्थिति इतनी खराब है कि लोग जो हैं वर्तमान और तत्कालिक सरकार के सामने वो लोग आंदोलन करने लगते हैं। ऐसी स्थिति खराब हो गई है कि लोग जो किसानी की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब होते जा रहा है इस वर्तमान सरकार में। इसीलिए विरोध आप देखते हैं, एमएसपी को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि हम लोग एक बात करें तो देखेंगे हमारे विद्यार्थियों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर भारत में, पूरी दुनिया में अगर भारत की बात करें तो भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और युवाओं को टारगेट जो किया जाता है, खास करके जो राजनीतिक पार्टियां जो टारगेट करती हैं, उनको प्रथम प्राथमिकता उनके लिस्ट में होता है। और हमारे देश की ही नहीं बल्कि जितने भी कंट्री हैं उनमें सबसे ज़्यादा टारगेट राजनीतिक पार्टी इन्हीं को करता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे अमेरिका की बात करें और हम लोग भारत की बात करें तो अमेरिका के जो युवा हैं वो हर सवाल जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच ऐसा उन लोगों में नहीं है। बस उनको अपने समाज की तरक्की, देश की तरक्की और समाज का सुरक्षा और देश का सुरक्षा बेहतर तरीके से हो, पूरी दुनिया में सबसे डेवलपमेंट की बात करें, है ना, इसके लिए गवर्नमेंट चुनते हैं। उनके हित की बात, उनकी फंडामेंटल राइट्स की बात, उनके जितना भी मानवाधिकार है उसका सुरक्षा हो सके, इसके लिए वो लोग गवर्नमेंट चुनते हैं। वो कोई लाग लगाव इस तरह से नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने कोई वादा किया है तो वादा करने के बाद कोई भी एक जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी होगा अमेरिका का, वो गवर्नमेंट को तुरंत रोक लेगा और सवाल पूछेगा कि तुमने कहा था कि हम 10 लाख रुपया देंगे, क्या हुआ, क्यों नहीं दिया? नहीं दिया तो जाओ तुम अगली बार, है ना, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा पिटाए जाने वाले हमारे विद्यार्थी ही हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा निर्माण करना चाहता है। वो चाहता है, जैसे आप देखते होंगे 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये कितना मुश्किल से कि घर वाले अपने बाल बच्चों को देते हैं। पटना में रहने वाले या कहीं भी दिल्ली हो गया, चाहे यूपी में या झारखंड की बात करें, बड़ा मुश्किल से वो पैसे आते हैं और सब मध्यम वर्ग के ही स्टूडेंट हैं। तो उनके ऊपर इतना जुल्म होता है। सबसे ज़्यादा पुलिसिया जो पिटाई है सबसे ज़्यादा विद्यार्थी ही खाया है इस बार। अगर हम लोग बात करें कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद पेपर लीक होने लगता है, तो सोचिए आपके साथ सबसे ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। और ये सब का जिम्मेदार जो है आप समझ रहे होंगे, राजनीतिक पार्टियां ही हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है ना। तो कम से कम आपकी आवाज़ उठाने के लिए और आपके हक और अधिकार की बात करने के लिए कोई नहीं है ना। किसान लोग तो कम से कम अपना हक और अधिकार सरकार कहीं खा ना जाए इसके लिए रोड पे, सड़क पे आ जाते हैं। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। आपको तो क्या है, घर पे डिपेंड होना है। आपकी उम्र बीत जाती है पढ़ाई करते करते, कंपटीशन को फाइट करते करते। संजो कही कि बिहार ने ऐसा कुछ कदम उठाया है ना, ताकि बीएड करने वाले, डीएलएड करने वालों को तुरंत जॉब हो जा रहा है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कम से कम बिहार सरकार इसको पूरे भारत में सबसे बेहतर तो काम कर रही है ना। तो चलिए और भी हम लोग देखेंगे इसमें।
तो ये हो जाता है कृषक मजदूर की बात करें। तो मध्यम वर्गीय किसान की बात करें तो ये देखिए 5 एकड़ या 8 बीघा ज़मीन वालों को कहा जाता है। और बड़ा किसान की बात करें तो बृहद किसान हो जाते हैं, है ना। ये ज़मींदार टाइप के जो लोग होते हैं 10 हेक्टेयर से कहीं ज़्यादा, 10 हेक्टेयर से कहीं ज़्यादा क्या हो जाता है, इन लोगों के पास ज़मीन है। और यही वजह होता है कि हमारे भारत में प्रथम जो संविधान में संशोधन हुआ है ना, इसी ज़मीन को लेकर के हुआ था। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने को ज़मीन तक नहीं है, और जिसके पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतना ज़मीन है कि गवर्नमेंट कम से कम पूछती तक नहीं है ना। तो कम से कम उसमें सुधार होना चाहिए, ताकि उनके पास इतना सारा ज़मीन उनका तो है नहीं, है ना। भारत में समाजवाद को अपनाया गया, और समाजवाद कहता है कि सभी लोगों को, है ना, अर्थव्यवस्था में भी बराबर का हक होना चाहिए। समाजवाद बहुत मतलब खूबसूरत कंसेप्ट है, अगर पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि देश में बड़े ज़मींदार कहते हैं, और यहाँ पे देखिए कहता है कि 3 शहरी जीवन का स्वरूप जो है ना, ये सारा चीज़ें कॉन्सेप्ट भी हो जाता है, फैक्ट भी हो जाता है, बहुत सारा चीज़ें। देखिए कहता है कि पटरी वाला व्यापारी क्या सड़क किनारे चादर, चटाई, ठीक है, तिरपाल चढ़ाकर सामान बेचते हैं। भारत में शहरों की संख्या 4000 प्लस भी है ना। क्या हो जाता है, 4000 प्लस भी है। अब इसमें हम लोग घुसेंगे अगर इस सब्जेक्ट में यहाँ पे, तो लगभग कम से कम 30 से 35 मिनट तो क्लास चलेगा ही ज़रूर, ठीक है। लेकिन आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है आपके लिए। चलिए हम लोग अध्याय 4 नंबर करते हैं। 4 अध्याय कहता है लेन देन का बदलता स्वरूप। प्राचीन भारत से लेकर के अभी तक हम लोग देखेंगे, और बहुत सारा सवाल जो है आपसे पूछा जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे वस्तु विनिमय की अगर बात करें, तो जब किसी वस्तु को खरीद बिक्री दूसरे वस्तु के माध्यम से किया जाता है, उसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, है ना। जैसे प्राचीन भारत में अगर देखेंगे तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास अगर कुछ अनाज हो, जैसे आपके पास अगर गेहूं है और हमारे पास चावल है, तो हम एक दूसरे के अगर लेन देन करना चाहें तो हम चावल आपको देंगे, आप मेरे को गेहूं देंगे, है ना। ये हमारा एक व्यापार का माध्यम था, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, है ना। और यहाँ पे देखेंगे शमाम नारायण जो है भभुआ ज़िले के कृषक मजदूर हैं, और यहाँ से भी आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं, जैसे देखिएगा इसका जो प्रारंभिक है वस्तु विनिमय का, तो बाद में देखिएगा सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है आपसे, हम एक बार करा ही देते हैं। देखिएगा सबसे पहले सोना के जो सिक्के थे, यानी कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे, है ना, गोल्ड के, किसने चलाया, यह बहुत बार सवाल पूछा गया है ना। तो हिंद यूनानियों के द्वारा यह सिक्का चलाया गया था, सबसे पहले सोने के सिक्के। आपसे ये भी पूछेगा कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के या सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाया था, तो सर्वाधिक सोने के जो सिक्के हैं यह कुषाणों के द्वारा चलाया जाता है ना। किसके द्वारा, तो कुषाणों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। एक और भी प्रश्न पूछता है, इल्तुतमिश का जो 2 सिक्का है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिएगा इल्तुतमिश का जो 2 सिक्का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। जैसे इल्तुतमिश की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इल्तुतमिश का, तो देखिए यहाँ पे 2 सिक्का होता है, एक का नाम है टंका, है ना, और दूसरा का नाम क्या है, जीतल नाम होता है ना। यह बहुत बार पूछा गया है। जैसे पूछा गया कि टंका किसका बना हुआ है, यह जो सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया, यह जो टंका है ना, यह चांदी का हो जाता है ना, चांदी का। और जो जीतल है वह जीतल तांबा का हो जाता है। और जीतल और टंका जो है, यह सिक्का का जो रूप आप देख रहे हैं इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया। और आपको एक और भी बात बता दें, तुर्क सुल्तान का जो पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, है ना। इसे भी याद रखिए, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे किसने, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, है ना। एक और भी प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद घोरी ने जो सिक्का चलाया था, उस सिक्के पे लक्ष्मी का चित्र था, है ना। अगर हम लोग मोहम्मद घोरी की बात करें, तो मोहम्मद घोरी ने जो सिक्का चलाया था उसमें लक्ष्मी जो देवी हैं, है ना, उनका चित्र इसमें दिखता है। एक और भी प्रश्न है जो आपसे पूछता है, चमड़े का सिक्का जो है ना, चमड़े का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया, है ना। तो देखिए चमड़े का सिक्का अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि अगर चमड़े के सिक्के की अगर बात करें
तो एक दिन का मुग़ल बादशाह बना था, हुमायूं को बचाने वाला, जिसका नाम था भिस्तियो था, जिसको हुमायूं ने खुश होकर के एक दिन का सरकार उसको देता है चलाने के लिए। मुग़ल बादशाह एक दिन बनता है वो, है ना, और वहीं भिस्ती जिस दिन वो सरकार बनाता है, सरकार मतलब गद्दी पे बैठता है, उसी दिन वो चमड़े का सिक्का भी जारी करता है ना, भिस्ती। और एक प्रश्न और भी है, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? किसका? शीशा का। तो शीशा का जो सिक्का है ना, और ये सातवाहनों के द्वारा जारी किया गया, सातवाहन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मिलेंगे, है ना। तो चलिए, बहुत प्यार मिला आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बनाएं, है ना, अभी यही टाइम है। और कोशिश मेरा रहेगा कि जो भी इम्पोर्टेंट है हम आपको, मतलब जो भी SCERT की किताबें हैं जो हमने तैयार किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।